हेलो, मैं हूं इमरान शेख। आज हमारे प्रोग्राम हफ्तावारी हस्ती में आज हम एक ऐसे हस्ती के बारे में बताएंगे आपको जिसकी एक इन्फॉर्मेटिव ज़रूरत इंडिया में बहुत है। जैसे कि हम हर वीक जो आपके सामने एक हस्ती को लाते हैं जो सोशल वर्क में बहुत काम आते हैं। और जिनकी पहचान और ज़रूरतें आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से होती है, जिन्हें हर हफ्ते जो हस्ती आती है हमारे प्रोग्राम में वो सोशल में काफ़ी महत्व रखती है, बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो आज हम आपकी मुलाकात एक डॉक्टर, एक गायनेकोलॉजिस्ट से कराने जा रहे हैं जिनका एक्सपीरियंस एक 8 साल का है। ये एक इस तरीके की फील्ड है जिसमें औरतों के ऊपर बहुत दबाव है, औरतों के ऊपर बहुत ही, ये इसको एक किस तरीके से औरतें इस चीज़ों से निकलती है ये सिर्फ एक औरत जानती है। और हम बात करने जा रहे हैं आज डॉक्टर कविता शिरकांडे से। एक गायनेकोलॉजिस्ट है और एक इस फील्ड में उनका जो एक्सपीरियंस है आज वो हम बताएंगे आपको। एक गायनेकोलॉजिस्ट के जरिए आज हम डॉक्टर ये हमारे व्यूअर्स से बात करेंगे कि आज जो कोरोना जिस तरीके से चल रहा है, जो जिस तरीके से महामारी इतनी बुरी फैली है, तो इसका इफेक्ट कुछ प्रेगनेंसी पे या फिर जो फीमेल जो प्रेगनेंसी कवर कर रही है उसके ऊपर कुछ आया है? ऑफ कोर्स बहुत पड़ा है। जब स्टार्टिंग में ये शुरू हुआ था, जैसे लगभग मार्च के मंथ में, तभी हमारे पास काफ़ी रजिस्टर्ड थे पेशेंट्स। Every patient and every doctor during corona has a story to tell you. बट डर की वजह से कि कोरोना फैलेगा, हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स बाउंस हुए। बट जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टुक ओवर कोरोना के पेशेंट्स, तभी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से भी डरने लगे। सो इनडायरेक्टली हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स आने लगे जो हमारे पास रजिस्टर्ड भी नहीं थे, तो लोड काफ़ी बढ़ गया था। एंड मैम, जिस तरीके से आपने कहा कि बाउंस होने लगे, पेशेंट डरने लगे कोरोना से, तो लेकिन प्रेगनेंसी तो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, वो तो होना ही है। तो उसको किस तरीके से कवर किए हैं? गवर्नमेंट ने भी किस तरीके से किया और आपके हॉस्पिटल ने भी किस तरीके से किया? सी वी हैड ट्राइड टू कॉल द पेशेंट। हमारे पास डेटा रहता है हर एक पेशेंट्स का, नंबर लेके या फिर जो भी कांटेक्ट करने का उनसे जरिया हो, हम वी ट्राइड टू कॉल देम और उनको हम फॉलोअप करने की कोशिश करें कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, और आ सकते हैं हॉस्पिटल में तो आइए। एंड गवर्नमेंट ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक होम डिलीवरीज वो टाइम पे काफ़ी सारी हुई थी, बिकॉज पेशेंट्स वेर रियली स्कैर्ड वो हॉस्पिटल में आने के लिए तभी के टाइम पे। सो डॉक्टर्स घर जाते थे? डॉक्टर्स नहीं घर जाते थे, वो डिलीवर होके हमारे पास आते थे। मतलब घर पे डिलीवर होके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, जैसे ब्लीडिंग हो रहा हो या फिर अभी हो गया है डिलीवरी तो बच्चे को दिखाना है पीडियाट्रिशियन को, तो ऐसे आते थे। तो घर पे जो डिलीवरी हो रही है जिस तरीके से, मतलब वो नॉर्मल डॉक्टर डिलीवरी कर रहे थे या फिर जो आई ताई बोलते हैं जिस तरह गांव में होती है? मोस्टली दाइज और नर्सेज जो है वो घर पे जाके डिलीवरी करती थी, बट दिस वाज नॉट इन ज़्यादा परसेंटेज में नहीं होता था, कुछ केसेस बोल सकते हैं आप। ओके। सो ये एक वही माहौल, ये एक वही एनवायरनमेंट सामने आ रहा है जो एक गांव में होता था, जो रूरल प्लेसेस पे जिस तरीके से देखा जाता है कि वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी होती है, हॉस्पिटल्स की कमी होती है और प्रॉपर फैसिलिटीज़ की कमी होती है, तो वो लोग घरों पे की करते थे। तो जो कोरोना का माहौल मुंबई जैसे शहर, जो सबसे डेवलप्ड शहर है पूरे इंडिया का, इसमें देखा गया, तो ये जो चीज़ें सामने आई है, जो एनवायरनमेंट जो बना है कि घर पे डिलीवरी हो रही थी, तो इसको गवर्नमेंट ने किस तरीके से रोका, कुछ है इस पे? ये जो चीज़ें सामने आई थी ये जस्ट स्टार्टिंग फ्यू मंथ्स में थी। जैसे मार्च में जब शुरू हुआ तो मे बी आप मार्च अप्रैल पकड़ के चलिए। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स निकाले कि जैसे कोरोना पेशेंट्स यहाँ जा सकते हैं डिलीवर करने के लिए, या नॉन कोविड मतलब नॉन कोरोना पेशेंट्स यहाँ जा सकते हैं, तो ऑफकोर्स इनफ्लो ऑफ पेशेंट्स वापस से बढ़ गया था। हमारे इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे मैं अटैच टू, जैसे आयुष हॉस्पिटल है, वो नॉन कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करता था। और बेसिकली वो धारावी एरिया में सिचुएटेड होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स सायन हॉस्पिटल में जाने से कतराते थे, तो वी हैड अ लॉट ऑफ इनफ्लो ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, मे बी आफ्टर अप्रैल और सो।
जो दूसरे हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड थे, तो कई सारे हॉस्पिटल्स बीएमसी ने टेक ओवर किए थे कोरोना हॉस्पिटल्स के लिए। तो काफ़ी हॉस्पिटल्स में बंद भी हो गए थे, काफ़ी तो चल नहीं रहे थे। बट उस टाइम पे धारावी में आयुष हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल था, आई थिंक विच वॉज फंक्शनल फॉर नॉन कोरोना पेशेंट्स ऑल द टाइम, तो उसके वजह से काफ़ी सारे पेशेंट्स। तो इसमें कोरोना का जो अगर प्रेगनेंट लेडी कोई आ रही, जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसका तो कोरोना टेस्ट हो रहा था, तो कोरोना टेस्ट पे अगर वो पॉजिटिव निकल रही थी तो क्या हो रहा था, और नेगेटिव निकल रही तो क्या? ये जो एक एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट जो था, वो इंट्रोड्यूस करा था जून जुलाई में। तो जो अप्रैल से लेके तब तक का पीरियड था, तो वी रियली डिडंट हैव अ किट टू इमीडिएटली से वेदर पेशेंट इज कोरोना पॉजिटिव और नॉट। तो जब हम वो टेस्ट भेजते थे तो उसका रिपोर्ट आता था 2 दिन बाद, और तभी इतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस थे कि रिपोर्ट 3-4 दिन भी लगते थे आने के लिए। तो जब डिलीवरी की पेशेंट आती थी और हम उसको कहीं और भी नहीं भेज सकते थे कि वरना ऑन द वे डिलीवरी हो जाएगी, तो वी हैड टू अटेंड हर with full precautions and then we had to send जो लेडी पॉजिटिव भी पाई जा रही थी उसका भी ऑपरेशन हो रहा था, उसका भी ट्रीटमेंट हो रहा था। बाद में पता चलता था क्योंकि रिपोर्ट आने के लिए ही उतना टाइम। तो जो एक टाइम लगता था रिपोर्ट को 2-3 दिन, लेकिन उसमें जो प्रेग्नेंट लेडी की जो कंडीशन थी वो 2 दिन रुकने जैसी नहीं होती थी, तो उसमें आप लोग ट्रीटमेंट कर लेते थे। ये बहुत ही एक बहुत अच्छी बात है, और इससे मालूम पड़ता है कि डॉक्टरों ने कितना बड़ा रिस्क लिया है हर चीज़ों को। इस कोरोना जैसे महामारी में जो सबसे बड़े फाइटर लोग थे, जो फ्रंट लाइन में आते थे, वो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालते हुए, जिस तरीके से डॉक्टर कविता ने अभी बताया कि रिपोर्ट आने के लिए 2 दिन है, लेकिन कंडीशन जो एक पेशेंट की कंडीशन है वो 2 दिन रुकने जैसी नहीं होती थी, तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, इस पे मैं बहुत ही इसके शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही बधाई दूंगा इस डॉक्टर्स को जो इन्होंने कोरोना जैसे महामारी में काम किया। जिस तरीके गायनेक के लिए एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि लेडी का प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड होता है, कोई मेंटली बीमार होता है, किसी की कंडीशन सही नहीं होती है, तो इसमें गायनेक किस तरीके से उनको ट्रीट करती है? फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत सेंसिटिव रहते हैं, बिकॉज जब उनको पता रहता है कि जब नया पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो उनके फैमिली सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंडेंट करता है कि अभी उनको प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए और पेशेंट को भी खुद को चाहिए और फैमिली को भी चाहिए, देन द एटमॉस्फेयर इज़ ऑफकोर्स हैप्पी। पर अगर इसमें हो कि पेशेंट को नहीं चाहिए एंड फैमिली इज़ प्रेशराइजिंग, तो साइकोलॉजिकली थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसमें अगर कोई मेंटली डिसऑर्डर वुमेन आती है, तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? मेंटली डिसऑर्डर ऑफकोर्स हम लोग का टीम रहता है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट विल वर्क विद साइकेट्रिस्ट, जो दिमागी तौर पे जो डॉक्टर रहते हैं, उनका हम लोग दोनों मिलके देन वी हैव टू सी द पेशेंट एंड अटेंड। तो जिस तरीके से सब पूरी एक टीम वर्क होता है। फ्यू मेंटली डिसऑर्डर्स ऐसे रहते हैं कि पेशेंट इज टोटली अनअवेयर कि उनको वो है। तो अगर वो अनअवेयर है, जैसे बहुत सीवियर सिजोफ्रेनिया रहा या पैरानोइया रहा, जब द पेशेंट डिनाइज कि उनको वो प्रॉब्लम है, तो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। मतलब उनको एहसास ही नहीं होता है कि वी आर नॉट वेल। और मैम एक और सवाल है, जिस तरीके से रूरल एरिया में वहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है, लड़की के बालिग होने तक वहाँ पर कोई रुकता नहीं है, कम उम्र में शादी हो जाती है, कभी कभार तो 16 के अंदर शादी हो जाती है, जिस तरीके से कहते हैं कि मैच्योर्ड नहीं है वो औरत। तो अगर वो उस टाइम पीरियड में, उस उम्र में, अगर उस एज में अगर वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसके ऊपर हमारे व्यूअर्स को कोई एक अवेयरनेस दीजिए कि 16 साल के अंदर अगर वो होती है तो उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को ये जानना ज़रूरी है टू गेट मैरिड बिलो 16 ईयर्स और 18 ईयर्स इज इलीगल, राइट? वो हाँ बाय डिफ़ॉल्ट होना ही नहीं चाहिए वो। पर अगर बाय चांस होता भी है तो द गर्ल्स का मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी दोनों नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौर से जाने के लिए। फिजिकली दौर पे बॉडी जो है पेशेंट की फुल्ली डेवलप नहीं हुई रहती है, जैसे नीचे के बोन स्ट्रक्चर बोलो या जो, तो अगर बाय चांस प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी होती है तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, जैसे इतने कम उम्र में बीपी बढ़ना या फिर डिलीवरी के वक्त क्योंकि बॉडी डेवलप नहीं हुई है तो डिलीवरी आसानी से नहीं होती है, जगह कम छोटी पड़ती है नीचे से, तो ऐसे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। जिस तरीके से मैम ने कहा है कि 16 साल की जो उम्र की लड़कियां होती है जो प्रेग्नेंट अगर हो जाए तो उनको बहुत तकलीफ़ होगी। पहले बात तो मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि ये जो प्रेग्नेंट
प्रेगनेंसी की जो स्टेज होती है ये कोई शादी या कोई आसान स्टेज नहीं होती औरतों के लिए। इन्हें बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ों से गुजरना पड़ता है। जिस तरीके से मैम ने बताया कि उन्हें पहले स्टार्ट में 3 महीने में बहुत केयर करना पड़ता है, उसके बाद में 3 महीने के बाद में जो बाकी जो 6 मंथ जो रिमेनिंग होता है उसमें मेन स्टेज है वो, उसमें उन लोगों का जो बोन स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से मैम ने कहा जो फिजिकल जो अंदर के मैम क्या कहेंगे, जिसमें उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर से वो बदलता हुआ जाता है, तो उससे तकलीफ़ें बहुत होती है। तो मैं कहूँगा कि अंडर एज में शादी ना कराए। अंडर एज में जो लड़कियां मैच्योर्ड नहीं है, जिसका एज ही नहीं हुई है, जो इलीगैलिटी है इंडियन रूल के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से, उसे ना तोड़े। और अभी मैम से कुछ 2-3 क्वेश्चन और करेंगे कि अवेयरनेस किस तरीके से की जाए और इसको एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के बढ़ावा किस तरीके से दे सकते हैं हमारे आने वाले जनरेशन को, जिसमें औरतों की कमी बहुत है, जो एजुकेशन रेशियो बहुत कम है औरतों का, उसमें किस तरीके से आप बोल सकते हो? हमने तो स्कीम्स कई सारे निकाले हुए हैं फीमेल एजुकेशन के लिए, और फीमेल चाइल्ड के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, बट जो कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस है वो थोड़ा होना अभी मुश्किल है। तो वो जनरली आई थिंक ग्रुप लीडर्स जो होते हैं वही जाके जो कम्युनिटी लेवल पे उनको कन्विंस कर सकते हैं, तो वही आई थिंक, क्योंकि फीमेल एजुकेशन में मस्ट है, क्योंकि आज के दौर पे जो औरतें प्रेग्नेंट होती है वो मेन प्रेफरेंस करती है कि एक फीमेल डॉक्टर उन्हें देखे। लेकिन जिस तरीके से हमारे इंडिया का जो एजुकेशन रेशियो है फीमेल को लेके बहुत कम है, और जो 48% जो हमारे इंडिया में फीमेल है, 40 ओवरऑल 100 में से 48% फीमेल्स है, लेकिन इसमें एजुकेशन लेवल अगर देखा जाएगा मैम वो 48 का 5% भी नहीं है, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट को होना चाहिए। सो आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि पढ़ना और किस तरीके से इस सिस्टम में आना ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स निकाले हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर वो ज़िला परिषद के जैसे स्कूल है, वो एरिया के जितने फीमेल्स चिल्ड्रन हैं उनका अगर लिस्ट बनाए, उनके घर पे जाके उनको कन्विंस करे कि आके हमारे यहाँ पे उनको लिखाओ, जितने भी घंटे हैं जितना भी है, अगर और बाकी के तौर पे उनको कंसेशन दिया जाए, जो आई थिंक गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी डूइंग, जैसे फ्री एजुकेशन के बुक्स एंड अभी फ़िलहाल हाँ कोरोना में इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो थोड़ा रूरल एरियाज़ में वो भी एक तकलीफ़ है। फीमेल जो जनरेशन इसको पढ़ाने के ऊपर ज़्यादा जोर डाले, ताकि हमारे आगे जो जनरेशन है उसे डॉक्टर कविता जैसे और भी प्रोफेशन वाले लेडीज़ मिलते रहे, और एक लेडीज़ के लिए ही एक हेल्पफुल हो जाएगा उन लोगों के लिए, है ना। थैंक यू। आज का हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हम एंड करते हैं, हफ्तावारी हस्ती का जो आज एंड करते हैं, और हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं हमारे डॉक्टर कविता मैम को, जो इस फील्ड को लेके, इस प्रोफेशन को लेके काफ़ी एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।